हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे सेल्स के। नेक्स्ट वाले लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, सेल्स सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जैसे दो सेल्स हैं, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसको कैसे कनेक्ट कर दिया हमने? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। जब ये नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, और सो ऑन, आप कितने भी जो आपके पास सेल हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। सो हम कह सकते हैं when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, the cells are said to be connected in series। क्लियर हो गया? ओके, अब इस वाले सेल की EMF E1 है और इस वाले सेल की E2 है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसकी R2 है। क्लियर है? ये किसी सर्किट से कनेक्ट होगा, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। क्लियर है? ओके, अब देखो, जो इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ आती है जब वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं दो सेल, तो उसकी वैल्यू होती है E1 प्लस E2। हम सिंपली उनकी ईएमएफ को ऐड कर देते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है वो भी क्या आती है? R1 प्लस R2। हम उनकी वैल्यू को भी सिंपली क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये तो आपका रिजल्ट आ गया। बट ये प्रूव कैसे करेंगे हम कि जब सेल सीरीज में होते हैं तो उनकी ईएमएफ सिंपली ऐड हो जाती हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सिंपली ऐड हो जाती हैं? वो प्रूफ अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब देखो, ये आपके मान लो आपके पास इक्विवेलेंट, आपके पास सर्किट बन गया। ये होगी ई इक्विवेलेंट और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? आर इक्विवेलेंट, और इनकी वैल्यूज ये होती हैं। क्लियर है? इसे हम किरचॉफ लॉ से प्रूव करेंगे। देखो, इस तरह से। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। मान लो ये दो सेल्स हैं आपके पास, ये सीरीज में है। ये वाला एक सेल हो गया, इसकी EMF E1 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये आपके पास सेल E2 है, इसकी EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? R2। ये सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, हम देखो, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। मान लो जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास बन रहा है उसकी वैल्यू क्या है? V इक्वल टू, हमने उसको V मान लिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V इक्वल टू किसके बराबर होगा? E माइनस आई आर। आपको पता है E इक्वल टू किसके बराबर होता है? V प्लस आई आर, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या होती थी? V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये आपको पता है, ठीक है। ये E इक्विवेलेंट ले लिया, ये हमने R इक्विवेलेंट। अब हम प्रूव करेंगे कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली होगी और R इक्विवेलेंट की ये वाली होगी। क्लियर है? इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। अब यहां देखो ध्यान से, इस वाले का पोटेंशियल हम VA मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट का VB। किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे हम यूज करते हैं? सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां से करंट गया I और यहां भी करंट I, ठीक है। करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज में। देखो तो ये आ गया I और इधर भी करंट की वैल्यू क्या है? I है। यहां से वो घूम के आएगा और इधर से भी क्या, करंट की वैल्यू क्या होगी? I। आपको डायरेक्शन पता लगी करंट की? ओके। उसके बाद सेकंड वाली थिंग क्या होती है? हमें पाथ लेते हैं हम, ठीक है। तो पाथ कैसे लेना है? हम A से लेके B तक जाएंगे। तो अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। देखो, यहां पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू हम मान लेंगे इस वाले पॉइंट पे क्या है? VA। तो देखो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे किरचॉफ लॉ जब हम लगाएंगे। पाथ कौन सा है हमारे पास? ये वाला, यहां से यहां जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट VA हो गया इसका पोटेंशियल, ठीक है, VA। उसके बाद देखो, जो इसकी EMF है उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं? हम जा रहे हैं इस तरफ, प्लस टू माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने अच्छे से डिस्कस किया है ये, ठीक है। आप अगर नहीं आपको ध्यान तो एक बार वो अच्छे से वीडियो देख लेना। पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल जा रहे हैं, तो E की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस, यहां आ जाएगा आपके पास E1। क्लियर है? ओके। अब देखो, आपके पास जो पाथ है, जो आपके पास वो पाथ है वो इस तरफ को जा रहा है, या हम लूप की डायरेक्शन बोलते थे, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और जो करंट है वो किस डायरेक्शन में? अपोजिट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे लेते थे? पॉजिटिव। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस I
R1 करंट I है और R1 ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके नेक्स्ट चलो, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो -E2, क्लियर। अब इधर आ जाओ, पाथ इस डायरेक्शन में है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, +IR2, ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर। हम पहुंच गए यहाँ तक, क्लियर है। ओके ये किरचॉफ सेकंड लॉ हमने लगा दिया। देखो साइन कन्वेंशंस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है, हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ये। अब देखो, अब यहाँ पे हम अगर VB को इस तरफ ले आओ तो इन सब चीज़ों को उधर लेके जाएंगे, VB को इधर लेके आ गए, ठीक है, तो यहाँ उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और इसकी वैल्यू -IR1 + IE2 -IR2, क्लियर हो गया ये स्टेप। ओके अब VA - VB इनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम V मान लेंगे, ठीक है, V हो गया। और यहाँ पे E1 + E2 आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाएगा -IR1 - IR2, E1 + E2 माइनस, हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो I हमने बाहर ले लिया, दोनों में कॉमन है, तो R1 + R2 हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो क्या हो रहा है, E इक्विवेलेंट इसके बराबर आ रहा है -I और R इक्विवेलेंट इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, देखो जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, E1 + E2, और जो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, R1 + R2। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। जब सीरीज में सेल लगते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो E इक्विवेलेंट आएगा उसकी EMF की वैल्यू होगी वो सिंपली ऐड हो जाती है E1 + E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सिंपली ऐड हो जाती है R1 + R2। क्लियर हुआ आपको, ये प्रूव हो गया इसका। क्वेश्चंस में आप सिंपली क्या करोगे, इनकी EMF को ऐड कर दोगे अगर सीरीज में है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये आपको क्लियर हुआ। ओके अब नेक्स्ट है, देखो इसी में ही एक और टॉपिक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है सेल तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम करंट कब मिलेगा हमें। देखो हम सपोज कर रहे हैं, अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, n सिमिलर नंबर ऑफ, अब हम जो सेल्स ले रहे हैं उनकी EMF सेम है, E1 E2 E3 नहीं है, सिंपल उनकी जो EMF है वो किसके बराबर है, E के बराबर, और n नंबर ऑफ सेल्स हैं, जैसे 1 2 3 4 ये कितने हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, और सबकी EMF क्या है, E, ठीक है। अब आपको पता है सीरीज में EMF की वैल्यू को सिंपली हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये E + E + E + E अप टू n है, तो क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट, जो आपके पास EMF है NE क्योंकि उनकी EMF क्या है, सेम, और n टाइम्स है, n सेल्स लगाए हैं आपने मान लो सेम EMF के, तो उनकी जो इक्विवेलेंट जो आपके पास वो आ जाएगी, वो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी उनकी, NE, जो उनकी टोटल EMF होगी। क्लियर है। देखो सपोज n सिमिलर सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R बी कनेक्टेड इन सीरीज, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबकी क्या है, R है, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो लेट R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है, उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इस वाली कंडीशन में देखो हम क्या लिखेंगे, टोटल EMF ऑफ n सेल्स, अगर मैं राइट डाउन करें, देखो टोटल EMF ऑफ n cells in series, तो क्या वैल्यू होगी उसकी, टोटल EMF ऑफ ऑल द n सेल्स क्या होगी, सिंपली हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या है, सबकी EMF को क्या ले रहे हैं हम, सेम ले रहे हैं, E है, तो NE आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम यहां तक। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स इन सीरीज,
उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एन आर, बिकॉज सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और वो है कितनी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, एन, ठीक है, तो एन आर आ जाएगी। अब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है, अब देखिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगी, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस थी, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कैसे निकालते हैं हम, कैपिटल आर प्लस एन आर, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगी, आर प्लस एन आर। क्लियर है, ये देखो ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, क्योंकि जो भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी अब एन ई, बिकॉज कितने हैं नंबर ऑफ सेल्स एन है, और सबकी ईएमएफ क्या है ई, तो उनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम सिंपली क्या कर देते हैं ई प्लस ई, तो एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। अब हम देखेंगे मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा, क्लियर हो रहा है, ओके। अब देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ कितनी है उसकी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल ईएमएफ कितनी होगी आपके पास, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। क्लियर हुआ आपको ये, इसको हम यहां भी राइट डाउन कर लेते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, I इक्वल टू किसके बराबर है, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। ये कौन सा केस हो गया, जब हमने एन नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स ऑफ एन नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं जिनकी ईएमएफ क्या है, ई है, सेम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है उनकी सेम है, ठीक है, तो आपके पास अब टोटल करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल जो आपके पास ईएमएफ हो वो एन ई है, ठीक है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एन आर है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट क्या होगी, आर प्लस एन आर। क्लियर हो गया यहां तक, ओके। अब देखो हम कुछ स्पेशल केस हैं वो डिस्कस करेंगे यहां पे, जो स्पेशल केसेस हैं, देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इससे, ठीक है, तब क्या होगा, देखो अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इससे, इट मीन्स हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, यही मतलब होता है ना इसका, इसको निगलेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ आ जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय आर। क्लियर, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, एन ई डिवाइडेड बाय आर। सेकेंड वाला केस लेते हैं, देखो ये केस फर्स्ट था, देखो केस सेकंड में हम ले रहे हैं इफ जो आपके पास, अब किसकी वैल्यू लेंगे, आर की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन एन आर ले लें अगर हम, तो मीन्स इसको हम निगलेक्ट कर देंगे किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो एन ई डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ एन आर, एन से एन कैंसल, करंट की वैल्यू क्या आ गई, ई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, इसे और इसे, तो कौन से करंट की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली करंट की वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज ये एन टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जितने भी एन नंबर ऑफ आपने सेल्स लगाए हुए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे क्या हो गई है, कम, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है, तब करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है, या आपने नोट डाउन कर लेनी है ये वाली चीज। दस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, द सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। क्लियर है, तो हम उन सेल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें उन्हें किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। कंडीशन क्या है, जब आर की वैल्यू जो आपके पास ये वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के। क्लियर हो गया आपको ये वाला,
ठीक है, ये कंडीशन भी आपने अच्छे से देख लेनी है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और हमने आज पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। जब भी सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हम उनकी ईएमएफ को सिंपली ऐड कर देते हैं और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी सिंपली ऐड कर देते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।